एक नया मुद्दा उछाला गया था और उस राफेल के उस मुद्दे के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब किया और अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था वही सच सामने आया। और उस सच तब सामने आया जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुके थे। लेकिन कुछ देर और कुछ दूरी तक तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया ही था और इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमारी सतर्कता और हमारी चौकन्नापन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी तैयारियां भी बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी वॉरियर्स हैं और आपकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों प्रकार से मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है। ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। वे लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बन करके तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना कहीं घटित होती है, लोकल स्तर पर लोग कम, लेकिन वह मुंबई से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, यूएई से, यूके से और अन्य तमाम ऐसे देशों से वहां पर एक ट्रायल शुरू हो जाता है। जब सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, इसमें 90% मामले तो ऐसे हैं, 90% ट्वीट ऐसे हैं जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूपी के मुद्दे पे रुचि ले रहा है। उसकी रुचि यहां के हित में नहीं, वह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हित में, यहां के रोजगार के बारे में मुद्दा उठाता या उस पर योगदान देता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश में निवेश में रुचि लेता और उससे उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा का विषय सामने रखता तो उसका स्वागत होता है। लेकिन वह उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जिनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वह गांव का व्यक्ति हो, चाहे वह किसान हो, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। सामाजिक विद्वेष पैदा करवाना, जातीय विखंडन की स्थिति पैदा करना, अराजकता का एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास करना और फिर उसके माध्यम से अपनी रोटी सेक करके फिर केंद्र और प्रदेश सरकार को उसके नाम पर मोहरा बनाने का प्रयास करना, निशाना साधने का प्रयास करना। आप देखना, यही सब चल रहा है। मैं पिछले 4 वर्षों के दौरान यही सब देख रहा हूं और उन स्थितियों में हमें आश्चर्य होता है कि हम लोग
एक बहुत बड़ा हमारा दायरा होने के बावजूद इन मुद्दों में तटस्थ बने रहते हैं। और कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं कि अपने ही लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनके कैंडल मार्च के साथ स्वयं भी कैंडल मार्च निकाल के लेकर के उतर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। यानी वास्तविकता को जाने बगैर जब भी हम भी उनके कैंडल मार्च के साथ कैंडल मार्च निकालने के लिए उतावले दिखाई देते हैं, तब हमें अपनी गंभीरता का एहसास होने लगता है कि वास्तव में हम कहां पर बैठे हैं। और इसीलिए आज का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस विचार प्रवाह के साथ हम लोगों का जुड़ाव है, वह व्यक्ति से ऊपर दल को, दल से ऊपर देश को मान करके चलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमें वर्तमान की अपनी इस भूमिका को एक तो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, हमें यह भी देखना होगा कि जो सपना 1947 और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद भी जिन मुद्दों, जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए इस देश के लिए इस राजनीतिक दल का गठन हुआ, उन मुद्दों और मूल्यों की स्थापना को प्राप्त करने में, देश को उस परम वैभव तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को हासिल करने में जब सफलता लगातार प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, तुम्हारे विरोधी तत्व मौन कैसे बने रह सकते हैं? क्या कोई सोचता था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होगी? कोई नहीं सोचता था। लोग ये मान चुके थे कि 1952 में देश के संविधान का हिस्सा बना दिया गया, अब कोई इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि वोट बैंक सबको प्यारा था। लेकिन हमारे यशस्वी नेतृत्व ने देश के आतंकवाद की इस सबसे बड़ी धारा को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया, कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की ओर जा रहा है, कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया है। वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों और मुद्दों पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं। कुछ परिवारों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ, इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण समाधान निकल पाएगा? कोई नहीं सोचता था। लेकिन समाधान हुआ ना। नेतृत्व जब यशस्वी होता है, समस्या का समाधान उसी यशस्वी तरीके से निकाल करके बना देता है। और अयोध्या में आपने देखा होगा, लोग बोलते थे ना कि मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे मैं तब भी बोलता था, अरे मच्छर नहीं मरेगा। खून की नदियों को बहलाने की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था, और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच राम राज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटित हुई, न छिनैती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। यह है राम राज्य, यह है शासन की व्यवस्था। याद करिए, अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ गया होता? और भाइयों बहनों, यही से हम कह रहे हैं, यही कसौटी है। हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, होना है तो होना है, मामला समाप्त।
जिस मुद्दे को अगर हमारे पूर्वजों ने ठान लिया है